दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ठंड का एक और सुबह, और मैं आपको बता दूं कि दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार अभियान आप देख रहे हैं और मैं हूं राकेश। और आप सभी जानते हैं पूरे बिहार में ठंड का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। और ठंड का सितम ऐसा कि गलन का एहसास करा देने वाली इस सर्दी का जो एहसास है वो हो रहा है। पुनः एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, इस कड़ाके की ठंड में वो बचकर जरूर है। जो बच्चे हैं वो घरों से ना ही निकले तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके लिए तो अब ठंड में स्कूल है वो भी बंद कर दी गई है। और इसी के साथ जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी हम सलाह देना चाहेंगे कि इस ठंड में जितना हो सके गर्म कपड़े पहने और घर में ही रहें। और जो महिलाएं हैं, हालांकि कामकाजी गृहिणी महिलाएं हर रोज पानी को छूती हैं, बिना पानी छुए कोई काम नहीं होता, इसलिए उनसे भी अनुरोध होगा कि जितना हो सके अगर आप गर्म पानी से काम करें, या फिर हाथों में अगर रबर वाले या फिर प्लास्टिक अगर हैंड ग्लव्स पहनकर अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा सा असर भी कम हो सकता है। और जो यूथ हैं, जो बड़े हैं, वो जब भी घर से बाहर निकले, क्योंकि उनका काम पे जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, कॉलेज है, स्कूल है, तो स्कूल कॉलेज तो फिलहाल बंद है, लेकिन जो लोग काम पे बाहर जाते हैं जितना हो सके गर्म कपड़ा पहनकर बाहर निकले, क्योंकि ठंड में अगर ठंडी लगी तो वाकई में ये पूरे परिवार के लिए चिंता का सबब बन सकता है। तो तमाम शुभकामनाएं और इसी के साथ साथ जो तमाम सलाह है वो जरूर लें और इसी के साथ साथ ठंड में बचकर जरूर है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि बिहार अभियान अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत है, जो आगाज़ है, वो खूबसूरत विचारों के साथ करता है। और वह विचार होते हैं हमारे महात्माओं के। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस तरह हमारे लिए विचार दिए हैं और उन विचारों पर चलकर हम किस तरह आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं और हमेशा प्रयत्नशील बने रहते हैं। आइए देखते हैं आज का वो विचार। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। कि आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं पटना एम्स में। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर लोकेश तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जाने ठंड बहुत ज़्यादा, और ठंड में सभी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी को लेकर, जिनके घर में ठंड के समय में नए बच्चे ने जन्म लिया हो या फिर जन्म लेने वाला हो, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने नए बच्चे जन्म लिए हो, तो उनके लिए हम बात करेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो सर्दी होती है वो कितना खतरनाक होती है, कैसे ठंड लगने से उन्हें हम बचाएं और कैसे केयरिंग ज़्यादा बढ़ जाता है छोटे बच्चों को लेकर। जी, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि सर्दी के समय में अब जबकि टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है, खासकर दिन का समय बहुत कम, दिन के समय टेम्परेचर बहुत कम है, तो इस समय पे जो एकदम छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाए। और नॉर्मल रखने के लिए एक जो उनका टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है वो उतना दुरुस्त नहीं होता है जितना कि बड़ों का होता है, इसलिए उन बच्चों को केयर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ऐसे बच्चों के लिए घर के अंदर रूम का टेम्परेचर आइडियली 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहना चाहिए। और क्योंकि ऐसा हर जगह पे संभव नहीं है, इसलिए कोशिश ये करनी है कि घर का या जिस कमरे में बच्चे को रखा जाए उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, वो बार बार खुले नहीं, कुछ हवा का आदान प्रदान रहे लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा उसका कम नहीं हो। 28 से 30 डिग्री के लगभग हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए घर के अंदर का या उस कमरे के अंदर का, जो कि यूजुअल सिनेरियो में बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए इस सिचुएशन में माँ यदि बच्चे को अपनी बॉडी के पास रखती है तो बॉडी के टेम्परेचर से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ऐसे समय में ज़्यादातर समय पे बच्चे को एक्सपोज्ड खुला छोड़ने के बजाय माँ यदि अपनी बॉडी के पास बच्चे को रखती है तो बच्चे का एक तो बॉन्डिंग बढ़ती है और दूसरा उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसको जितना हमें ठंड महसूस होती है उससे कम से कम 1 या 2 लेयर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यदि हमें
3-4 लेयर की ज़रूरत पड़ रही है ठंड से बचाव के लिए, तो समझ लीजिए कि न्यूबॉर्न बच्चे को उससे 1-2 लेयर ज़्यादा पहनाना होगा। जितना ज़्यादा कपड़ों का लेयरिंग बढ़ाते हैं, एक कपड़े को मोटा रखने के बजाय यदि 2-3 लेयर में करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उसके बीच में जो हवा की परत होती है वो इंसुलेशन का काम करती है। तीसरा, न्यूबॉर्न बच्चों में ज़रूरी है कि जैसे सर का जो अनुपात है, हेड का जो साइज है, वो न्यूबॉर्न बच्चों का ज़्यादा होता है और वहाँ से बॉडी से ठंड का जो टेम्परेचर का लॉस है वो ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चे के सर को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूबॉर्न बच्चे का सर यदि खुला हुआ है तो बहुत सारा पार्ट एक्सपोज्ड है और वो एक्सपोजर से बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता है और उसको ठंड लगने का चांस रहता है। इसलिए न्यूबॉर्न बच्चे को हमेशा कैप पहना के रखना है, ग्लव्स पहना के रखना है, पैर में मोजे पहना के रखना है। जितना आपको सर्दी के कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उतना लेयरिंग करके रखें और उससे 1 या 2 लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को रखना है। और मदर के जितना पास बच्चे को रखेंगे उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है, ठंड के लिए भी और बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए भी। सर्दी के समय दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ा हुआ होता है और ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे को बार बार दूध पिलाते रहना ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे को देना है, डायरेक्ट माँ के शरीर से ही दूध जा रहा है। इसलिए वो भी बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए और सर्दी के समय बढ़ी हुई मेटाबॉलिक रेट के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए हर 2 से 3 घंटे में माँ अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाते रहें और जब एक बार दूध पिलाते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक बच्चा उस प्रोसेस में टाइम लेता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं जो खास करके न्यूबॉर्न के लिए है, लेकिन इस समय पे सभी को ठंड से बचाव की ज़रूरत है। इसलिए न्यूबॉर्न का केयर अच्छे से हो, इसके लिए माँ का केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो न्यूबॉर्न के केयर के लिए माँ सचेत रहे और माँ की केयर के लिए घर वाले सचेत रहें तो सभी लोग स्वस्थ रहें। जी, ये बहुत ही ज़रूरी बात आपने कही कि अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है, अगर बच्चे को हेल्दी रखना है, ठंड से बचाना है, तो माँ को भी अपने आप पर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जो महिलाएं पहली दफ़ा माँ बनती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है कि कैसे अपने बच्चे को सुरक्षा कवच बनाए रखें, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो। सर्दियों में तो खास तौर पर अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर बताया कि कैसे उन्हें हमें ज़्यादा क्योर करने की आवश्यकता होती है। अब माँओं के लिए हम थोड़ा सा बात करें कि माँ अपने आप को किस तरह परहेज करे ताकि बच्चे को उनके ज़रिए सर्दी ना लग जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माँ ठंडी ठंडी चीज़ें छू रही है, ठंडी ठंडी पेय पदार्थ पी रही है और उसी के ज़रिए बच्चे में वो जाता है और बच्चे को ठंड लग जाती है, लेकिन किन्हीं को पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को तो कैरिंग ठीक से हो रही है तो फिर बच्चे को सर्दी लग गई कैसे। और भी कई ऐसे वजह है, माँ सोचती हैं कि बच्चे को कब नहलाएं, पानी कैसा होना चाहिए, क्या खुले में नहलाएं या फिर बंद कमरे में नहलाएं, कई सारे ऐसे सवाल है जो उठते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। जी, तो देखिए माँ डायरेक्टली बच्चे के स्वास्थ्य को और बच्चे के जीवन को और बच्चे के सारे जो ब्रेन का सिस्टम है, उसका स्वास्थ्य है, वो सब कैसे डेवलप होगा ये माँ डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसलिए माँ का ध्यान रखना और माँ को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है जो कि काम आएगा ना सिर्फ जो माँ बनने वाली हैं बल्कि घर की बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि माँ की केयर को कैसे एंश्योर किया जाए। सर्दी के समय जैसा हम जानते हैं और हमारी भी टेंडेंसी होती है कि जितना ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ या गर्म चीज़ें हम लेते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में काम आता है। इस समय पे नॉर्मली जो हम पीने का पानी पीते हैं उसको भी यदि थोड़ा गुनगुना करके पिया जाए तो वो सर्दी को कम करता है। माँ को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उनको ठंड ना लगे, इसलिए पहला काम है कि वो एक्सपोजर से बचें। बाहर जाने से, एकदम खुले में जाने से, सडनली टेम्परेचर चेंज होने से बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और उस वजह से
दूसरे इन्फेक्शंस उसको पकड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस इस समय पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सर्दी के समय हमारी इम्यूनिटी के थोड़े से भी ब्रीच की वजह से वो हमला कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है, और फिर इस तरह के सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण ये आने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक तरह के वायरस का इन्फेक्शन है, जिसको हम सर्दी लगना बोलते हैं। वो सर्दी लगना, सर्दी की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, उस कम इम्यूनिटी में दूसरे वायरस और कुछ बैक्टीरिया शरीर पे हमला कर देते हैं, और उसकी वजह से हम रोगी हो जाते हैं, हमें बीमारी हो जाती है। गला खराब होना, सांस तेज चलना, ये सारी चीज़ें एक तरह से इन्फेक्शन का लक्षण है, जो कि सर्दी के समय पे खास करके वायरसेस की वजह से होता है। तो ना सिर्फ सर्दी से बचाव, गर्म चीज़ें खाना पीना ये इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उस समय पे आपको हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि सर्दी में हम ठंडे पानी को हाथ लगाने से, हैंड वॉश करने से, इनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। तो जब भी सर्दी लग गई है, ऐसा आपको लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हमने कोविड के समय पे जितने प्रिकॉशंस समझे, सीखे, वो सब काम आने वाले हैं। वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इस समय पे जब भी बच्चे को अगर कोई टच कर रहा है या माँ भी टच कर रही है, तो वो अपने हाथ की सफाई का ज़रूर ध्यान रखे। यदि बार बार साबुन और पानी से हाथ नहीं धो सकते हैं, तो कम से कम स्क्रब से, जो हैंड वॉश, एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशेस जो हम यूज़ करते हैं, उनसे कम से कम हाथ को साफ रखेंगे, तो बच्चे में वो ट्रांसफ़र होने का चांस कम हो जाता है। बहुत ठंडी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक तो पहले से ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है। ठंडा पदार्थ मुंह के अंदर जाने से जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर ब्रीच होता है, और उसके ब्रीच होने की वजह से हमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए एकदम ठंडी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो जूस या पेय पदार्थ हैं, वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको माँ को नहीं खाना चाहिए। जो कुछ माँ की इच्छा है, या कि नॉर्मली जो हेल्दी चीज़ें मानी जाती हैं, घर में बनी हुई हैं, फल सब्जी हैं, ये सब माँ को देना ज़रूरी है, क्योंकि वो दूध है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहे, एकदम ठंडे से नहीं आए, उसकी सफाई का ध्यान रखा जाए। और यदि उसके खाने की वजह से या ठंड के एक्सपोजर की वजह से माँ को यदि लग रहा है कि उससे सर्दी लग गई है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस समय पे उस इन्फेक्शन के प्रसार को रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस पूरे लिए जाएं। कई बार हमें पता नहीं चलता है, हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसके लक्षण नहीं आए हुए होते हैं। तो घर में यदि किसी को इन्फेक्शन है, तो बाकी लोग भी बच्चे के पास ना जाएं, या बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने आप से और बीमार व्यक्ति से एक्सपोज ना करें, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चों में इन इन्फेक्शंस को पकड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बहुत ख़राब हो सकता है। इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। और सर्दी के समय क्योंकि इन सब चीज़ों का खतरा बढ़ा हुआ है, जब हमें पता है कि चारों तरफ शत्रु, मतलब कि संक्रमण घूम रहा है, और हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उस समय पे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उस समय पे कमज़ोर है, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें ऐसे एनवायरनमेंट से बचना है जहाँ पे हमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा हो। और जैसा कि आपने बताया था कि एक बीमारियों का जो चक्रव्यूह होता है, वो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहता है, क्योंकि उनमें एक तरह से इम्यून सिस्टम हमारे बच्चों का काफ़ी कमज़ोर होता है। तो उन्हीं बीमारियों को थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। उन्हीं बीमारियों में से एक निमोनिया का हम जिक्र करना चाहेंगे। निमोनिया के बारे में बताएं कि निमोनिया किस उम्र के बच्चों को ज़्यादा होता है, क्या न्यू बॉर्न बेबी के लिए खतरा है, और किस उम्र के बच्चों में बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, कैसे इसे बचा जाए? जी, तो देखिए, आपने सबने निमोनिया का नाम सुना है और देखा है, बच्चे की जब भी
सर्दी खांसी शुरू होती है तो घर के बुजुर्गों को भी इस बात का खतरा रहता है कि बच्चे की पसली तो नहीं चल रही है या पंजरा तो नहीं मार रहा है। तो ये आम भाषा में जब इन्फेक्शन ऊपर के रास्ते से नीचे तक सांस के रास्ते से फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो फिर उसकी सांस की गति भी बढ़ जाती है और पसलियाँ चलना शुरू हो जाता है। आम भाषा में इसको पंजरा मारना भी बोलते हैं या पसली चलना भी बोलते हैं। ये इस बात का लक्षण है कि इन्फेक्शन अंदर तक पहुंच गया है, बच्चे की सांस की गति तेज हो गई है और अब उसको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए अधिक रेट से और बहुत ताकत लगा के सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है और ये न्यूमोनिया है। यदि बच्चे को इस तरह का कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है, बुखार आना, साथ में खांसी होना और उसकी सांस की गति का बढ़ जाना, यदि ये सब चल रहा है तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। ये न्यूमोनिया है। सर्दी के समय पे इसका खतरा खास करके बढ़ जाता है क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इस समय पे टेम्परेचर की वजह से या एक्सपोजर्स की वजह से संक्रमण बढ़ जाने से हमारा मतलब बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उसका लाभ उठाते हुए बहुत तरह के वायरस और बैक्टीरिया बॉडी पे हमला कर देते हैं। सर्दी के समय पे खास वायरस जिसको हम RSV या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस बोलते हैं उसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और इस इन्फेक्शन को आम चिकित्सकीय लैंग्वेज में हम बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस, जो कि 1 साल तक के बच्चों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें बच्चे का खांसी होना, सांस तेज होना और आवाज़ आना, छाती से घड़ घड़ जैसी आवाज़ आना या सांस को बाहर निकालने में बच्चे को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, इसलिए खींच के सांस लेता है और निकालते समय लंबा सांस लेता है। अंदर खींच के सांस लेता है, निकालते समय उसको ज़्यादा समय लगता है। बच्चे बहुत तकलीफ में होते तो इस समय। आपको देखने पे बच्चा तकलीफ में लगेगा, हालांकि उसमें बुखार शुरू के 2-3 दिन ही रहता है, लेकिन सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और नॉर्मली इस तरह के इन्फेक्शन में आपको पता होगा ज़्यादातर वायरस के लिए कोई खास दवाई नहीं होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक काम करता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में कोई बहुत दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, इसलिए उस समय पे उसको सिम्टोमेटिक थेरेपी, यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन देना, उस समय पे ह्यूमिडिफिकेशन इंश्योर करना, ये सब चीज़ें काम आती हैं जिसका कि घर पे निदान संभव नहीं है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन यदि लगती है तो देर करने के बजाय जैसे विक्स लगाया, बंद किया, ये बहुत आम चीज़ें हैं जो लोग करते हैं और जब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है उस समय पे अस्पताल लेके आते हैं। आपको पता होगा बच्चों में ऑक्सीजन को मेंटेन रखने का या बीमारी से लड़ने का रिजर्व बहुत कम होता है। बड़ों में यह है कि वो ज़्यादा देर तक झेल सकता है, बच्चे में बीमारी तुरंत बढ़ती है और वो झेल नहीं सकता ज़्यादा देर तक, इसलिए समय नहीं रहता है। इसलिए जब भी आपको शुरुआती लक्षण इस तरह के लगें तो समझ जाइए कि इस सिचुएशन का आम या घर के घरेलू नुस्खों से सॉल्यूशन नहीं हो सकेगा। इस सिचुएशन को हॉस्पिटल में ही हैंडल किया जा सकता है, इसलिए बच्चे को बिना देर किए इस तरह के लक्षण आए तो तुरंत अस्पताल ले जाना है। ये सिचुएशन ज़्यादातर 1 साल तक के बच्चों में होती है, लेकिन 1 साल से बड़े बच्चों में भी इन्फेक्शन होते हैं, न्यूमोनिया होता है जिसके कि दूसरे कारण होते हैं। वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और कुछ वायरस और बैक्टीरिया सर्दी के समय पे ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, कुछ वायरस और बैक्टीरिया गर्मी के समय पे ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, कुछ वायरस और बैक्टीरिया बारिश के मौसम में ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं। तो सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं जो संक्रमण करते हैं, इसलिए सब में अलग अलग तरह की दवाई और अलग अलग तरह के चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत होती है। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है माता पिता के लिए समझने के लिए और घर वालों के लिए समझने के लिए कि पिछली बार बच्चा बीमार हुआ था तो डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी थी, अभी लक्षण शुरू हुए हैं तो चलिए यही दवाई शुरू कर देते हैं। अपने आप से
ये मानते हुए कि पहली बार जो इन्फेक्शन हुआ था उसमें ये दवाई कारगर थी, अब भी कारगर होगी, और सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं लोग और उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है और फिर देर हो जाती है और तब तक कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इसलिए इस तरह का सेल्फ मेडिकेशन, क्वैकरी का मतलब जो एक्चुअली चिकित्सकीय ज्ञान उनको नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के लोगों से भी बच्चों को, अपने आप को बचा के रखना ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर इन्फेक्शन एक बार हो गया, संक्रमण एक बार हो गया, तो वो बढ़ेगा और जितना समय हम वेस्ट करेंगे उतना ही बॉडी को, शरीर को नुकसान बढ़ने का खतरा है। बाद में इन चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस इतने होते हैं कि इवन बच्चों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे वेंटिलेटर में 5-7 दिन, 10 दिन रखने के बाद उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। कुछ बच्चे इवन बच भी नहीं पाते हैं। तो इस सिचुएशन में ख़ास करके जहाँ हाइजीन का प्रॉब्लम है, जहाँ चिकित्सकीय सलाह और चिकित्सकीय जो उसको ट्रीटमेंट एक्चुअली चाहिए, वो ट्रीटमेंट मिलने में समय लग जाता है, हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में देरी होती है रास्तों की वजह से या अपनी समझ की वजह से, किसी भी वजह से वहाँ पे बच्चों में जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये जानलेवा हो सकता है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करें। जब भी आपको ये इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन में ना फंसें, घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना रहें और क्वैकरी से बचें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उचित स्थान पर, उचित मेडिकेशन सेंटर पे जाके, आपके पास यदि पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल या बड़ा अस्पताल जो भी है, वहाँ पे जाके बच्चे को दिखाएं और उसका उचित इलाज शुरू करवाएं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही कि ऐसे मौके पर चूँकि गंभीर स्थिति होती है तो खुद डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर का परामर्श ले और डॉक्टर सही समय पर बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे। और ऐसे होता क्या है कि आप अपने बच्चों को वाकई में जो जोखिम होता है उससे आप जितना जल्दी हो सके बचा पाएंगे। कई तरह की बीमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। एक और बीमारी होती है कि जन्म के समय से ही कुछ बच्चों को जॉन्डिस आ जाता है, तो क्या इसे साधारण समझा जाए, ये अपने आप खत्म हो जाता है या फिर इसमें भी कुछ उचित ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है? हाँ, देखिए ये इतना कॉमन है कि हर घर में जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो बुजुर्गों को भी, माता पिता को भी इस बात का संज्ञान होता है और जॉन्डिस के लिए वो जागरूक रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ये लिवर की इमेच्योरिटी की वजह से होता है और अगले 5-7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन यदि ये बढ़ रहा है, यदि पीलापन चेहरे से शुरू होता है, छाती पे आता है, हाथों में आता है, पैरों में जाता है, यदि ये बढ़ रहा है तो इस समय पे जांच करवाना जरूरी है। एक निश्चित लेवल से ज़्यादा यदि पी लिया है तो उसमें फोटोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। इसलिए इसमें भी देर ना करके जांच करवाई जाए। 80% चांस है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को खास इलाज की ज़रूरत होती है जिसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं। उसकी यदि ज़रूरत है तो वो देना ज़रूरी है, अन्यथा उसके कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन के डैमेज की तरह से आते हैं, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी चलिए डॉक्टर साहब, आपने कई तरह की जानकारी दी और बच्चों के केयरिंग को लेकर ठंड में कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और बीमारियों से बचाएं, कैसे इन्फेक्शन से उसे बचाएं, तमाम तरह की जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, हमारे खास कार्यक्रम में भी आने के लिए आपका। तो दर्शकों, आज का हमारा ये ख़ास कार्यक्रम बिहार का कैसा लगा, ख़त लिखकर ज़रूर बताएं और ख़त लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम, लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 00001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।